नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा का खास प्रोग्राम खबरों का पीटी स्कैन। आज दो राज्यों की सियासत और समाज की नसों में क्या बह रहा है, यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं खबरों का पीटी स्कैन, जहां खबर सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उसे परखा भी जाता है। और बिल्कुल देखिए, ये मंच है जहां सुर्खियों की चमक से आगे जाकर के हम उसकी तासीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही देखिए, पंजाब हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जो है हम दिखाते हैं और उसमें हवा किस दिशा में बह रही है ये भी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं ये खबर कभी भी अकेले नहीं आती है। इसके आती है पीछे सियासत, और साथ ही समाज जो है इस खबर को या किसी भी खबर को बहुत ही सही तरीके से जानने की एक जिज्ञासा जो है उसको लेकर के आता है। और ऐसे में पीटी स्कैन के जरिए हम इसी तरह से खबरों का एक विश्लेषण जो है आपके सामने लेकर आते हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी पहली खबर है, जहां शिरोमणि अकाली दल में दो ताकतवर ध्रुव फिर से आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ड्रग मनी केस में जमानत पर बाहर आए विक्रम मजीठिया ने जैसे ही सक्रियता दिखाई, पार्टी के भीतर हलचल तेज होगी और सवाल उठने लगे कि असली कमान किसके हाथ में है। और बिल्कुल देखिए कि मजीठिया की वापसी ने कैडर में एक जोश तो भर ही दिया है। इसकी बानगी और इसकी तस्वीर जो है वो हमें जैसे ही विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो जेल से निकले थे तब देखने को मिल गई थी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है और मुद्दा जो है वो पंजाब में हमेशा से सुलगता रहा है। ऐसे में देखिए, सुखबीर सिंह बादल भी चुप नहीं बैठे। वे पुराने अकालियों को वापस लाने में लगे हुए हैं। दोनों एक मंच पर कम ही दिखाई देते हैं। एक तरह से दोनों में उठापटक और एक खटपट जो है वो दिखाई देती है। और ये तस्वीर जो है यही कहानी यहाँ पर कह रही है कि क्या शिरोमणि अकाली दल के भीतर ये दो ध्रुव दरअसल ताकत की क्या लड़ाई है और क्या जुड़ पाएंगे या फिर अलग अलग होंगे तो शिरोमणि अकाली दल का भविष्य क्या कुछ रहेगा। आपको क्या लगता है ये, हालांकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, मजीठिया और सुखबीर, आपको क्या लगता है कि सुखबीर हैं जो वो मजीठिया को आगे नहीं आना देना चाहते, जहाँ मतलब कि मजीठिया की इस वक्त ताकत जो उभार में है, जहाँ सुखबीर मजीठिया की बढ़ती हुई ताकत से डर रहे हैं? बिल्कुल देखिए ललित जी, एक तरह से अगर पूरी कमांड जब हमने देखा प्रकाश सिंह बादल के पास में रही, उसके बाद भी सुखबीर सिंह बादल उतनी ही जो है तौर पर जो है वो एक्टिव भी रहे थे। तो ऐसे में ये अगर कहा जाए कि किसी और को वो कमान दे दी जाए, सुखबीर सिंह बादल या कोई भी अन्य नेता हो, वो इस चीज़ को जो है बिल्कुल सहज महसूस नहीं करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर खासकर एक मुद्दे पर जो है दोनों की राय बहुत अलग अलग हो गई थी, ये भी एक बहुत अहम वजह है। अब जब वो वापस लौटे हैं जेल से बरी होकर के, जनता कितना उनको अपना सपोर्ट देगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले दो तरफ जो आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के आप दो फाड़ में देखिए, दो फाड़ तो संभवतः मुश्किल है इसको लेकर के, लेकिन जो नाराज हो गए हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल से, उन नेताओं को अपनी तरफ लेकिन किरण, अगर सुखबीर के कंपैरेटिवली अगर आप मजीठिया की बात करें तो मजीठिया वर्करों से, जो पार्टी के वफादार लोग हैं, उनसे ज़्यादा जुड़े हैं। उन्होंने बाहर आके इस बात को महसूस किया कि जो टकसाली आगू हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको फिर पार्टी से जोड़ा जाए और पार्टी को पूरी तरह बूस्ट किया जाए। नहीं, संभवतः ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो नाराज़ हैं वो उनके पास में जाकर के उनसे जुड़ जाएं और उनसे जो है फिर आगे चल करके शिरोमणि अकाली दल को लेकर के जाए। ये संभवतः ऐसी कोशिशें ज़रूर होंगी। और कहीं ना कहीं एक प्रधान, क्योंकि पुराने वो रहे हैं नेता जितने भी, वो प्रधान बनाने की एक संभावना में जो है प्रबल वहाँ पर वोटिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन मैं जनता की बात कर रही हूँ, जनता की बात खासतौर से इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरह का आरोप उनके ऊपर में लगा, वो जेल में रहे, तो क्या इस तरह से जनता उन पे भरोसा लगा पाएगी कि अगर हम शिरोमणि अकाली दल को जिता करके लाते भी हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम विक्रम सिंह मजीठिया को नहीं देख पाएंगे। तो संभवतः मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये चुनौती जो है वो विक्रम सिंह मजीठिया के लिए है। बाकी सुखबीर सिंह बादल भी रिवाइव करने की जहाँ मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है, जैसे मजीठिया को जमानत मिली, तो मजीठिया की जमानत से पहले ब्यास मुखी उनको मिले,
तो व्यास मुखी ने कह दिया कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं ये उनका ये कहना मजीठिया के लिए पॉजिटिव संदेश जाएगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने भी जैसे बताया भी है, इसके पहले हमने एक एक्सप्लेनर के तौर पे दर्शकों को दिखाया था कि डेरा का कितना ज्यादा महत्व होता है, बाबाओं का महत्व होता है, और ऐसे में उनका ये कहना एक पॉजिटिविटी है, और उसी के बाद तुरंत प्रभाव से जो है उनका बरी हो जाना, ये अपने आप में, और ये एक पॉजिटिव साइन जो है ये डेफिनेटली जाता है विक्रम सिंह मजीठिया के इसमें। दूसरी खबर किरण क्राइम से है, दूसरी खबर क्राइम से जुड़ी है, और ये खबर तरन तारण के लॉ कॉलेज की है। हमने 2 दिन पहले भी इस खबर को पकड़ा था, आपको पता होगा। जहां एक तरफ का प्यार ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। छात्र ने क्लासरूम में छात्रा को गोली मार दी और खुद को भी जो है उसने अपने आप का खुद मतलब खत्म कर लिया अपना आप। और बढ़ती समाज में जो ये मतलब इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये कहानी यही है कि जहां इनकार बर्दाश्त नहीं होता, हथियार जेब में लेकर घूम रहा वो सनकी आदमी, उसने पहले अपनी प्रेमिका को खत्म कर लिया, फिर उसने अपनी मां को भी खत्म कर लिया। और बिल्कुल देखिए, मां के बयान ने कहानी को और दर्दनाक बना दिया। प्रपोजल ठुकराया तो गोली चली। सवाल ये उठ रहा है कि कॉलेज तक पिस्टल कैसे पहुंची, और क्या ये सवाल उस दिन हमने भी उठाया था कि आखिरकार कॉलेज में पिस्टल कैसे पहुंच गई वहां पर, और क्या हम युवाओं को भावनात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या ये कहे कि एक तरह से हम सिर्फ डिग्री के तौर पर उनको कि आपको आगे नौकरी करनी है, इसलिए हम सिर्फ वही पढ़ाई करवाते हैं जिसका उन्हें फ़ायदा नौकरी में हो सके। ऐसे में कहानियां गढ़ रहे हैं, और हथियारों की ये आसान उपलब्धता किसी नाकामी से कम नहीं है। क्या हम अपने बेटों को ये सिखा रहे हैं कि इनकार का सम्मान कैसे किया जा सकता है, ये हम नहीं मतलब आपका कहने का मतलब अगर कोई किसी ने किसी को प्रपोज किया, अगर उसने मना कर दिया तो उसका यही थोड़ा मतलब है कि वो इतना बंदा सनकी हो जाएगा, अपने आप को भी खत्म कर देगा, अपनी प्रेम को भी गोली मार देगा। इससे आपको क्या लगता है, समाज में इससे गलत संदेश ही जाएगा? ये तो सीधी, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ललित जी ऐसे कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं कि जब इनकार किया जाता है, तो आपने देखा होगा तेजाब वाले हमारे सामने कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। उसी के बाद से तेजाब की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लग गया था कि इतनी आसानी से किसी को भी नहीं दिया जा सकेगा एसिड। अब ऐसे में ये सवाल कि आखिरकार पिस्टल कहाँ से मिली उस युवक को, उसके बाद कॉलेज में वो पिस्टल लेकर के कैसे पहुंच गया, क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी जांच ये सब चीज़ें नहीं रही, और अचानक से वो कैसे क्लासरूम में जो है वो पिस्टल को निकाल सकता है, कोई टीचर नहीं था, किसी ने देखा नहीं इस चीज़ को, अनहोनी होने से रोकी जा सकती थी, लेकिन संभवतः लापरवाही जरूर रही है। सबसे बड़ा सवाल किरण ये है, इन ऐसी घटनाओं से समाज को कैसे बचना चाहिए? जिस कॉलेज में वो पढ़ता था, आपको क्या लगता है कॉलेज में कुछ ऐसे प्रबंध तलाशी के होने चाहिए? कोई लड़का, ये सिचुएशन के बाद मुझे लगता है ललित जी ये जरूर होना चाहिए। पहले ये छूट यहाँ पर दी गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसी तलाशी होनी चाहिए। हर किसी के बैग जो हैं वो चेक होने चाहिए कि आप क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं। और मुझे एक ये भी लग रहा है कि जो लड़की है, जो पूरी मतलब इस पूरे घटनाक्रम में जिसकी डेथ हो गई है, को अगर थोड़ी सी भी भनक लगती है कि कुछ जो है गलत है, इस युवक की तरफ से बिहेव गलत है, या आगे आने वाले दिनों में मैंने इनकार किया तो उसने किसी तरह की धमकी दी, तो आप डेफिनेटली जो है वहाँ के प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी ज़रूर दें, अपने परिवार में इस बात को आप ज़रूर बताएं, ताकि लोग जो है अवेयर रह सके। और अगर सबकी तलाशी ना हो तो एटलीस्ट उस युवक की तलाशी तो ज़रूर हो कि जिसके बारे में उस लड़की ने कंप्लेन किया। मतलब आपका कहने का मतलब ये जो घटना हुई है ये एक दिन का नहीं है, ये लंबे समय का, जो वो लड़का उसकी लंबे समय से प्लानिंग हो रही होगी कि मैं, हो सकता है ये संभवतः चीजें हैं, क्योंकि जब प्यार होता है उसके बाद आप कुछ वक्त लेते हैं प्रपोज करने में, प्रपोज करने के भी कुछ दिन के बाद आपने पिस्टल अरेंज किया होगा, क्योंकि क्रिमिनल तो आप बैकग्राउंड से आते नहीं है कि आपके घर में रखा होगा और आप उसको लेकर के आ जाएंगे, तो संभवतः उसने उस चीज को अरेंज किया होगा, फिर छिपा करके वो लेकर के आया होगा, तो इसमें कुछ वक्त जरूर लगता है। और ऐसे में अगर लग रहा है कि किसी भी तरह की धमकी दी गई, या एक कहते हैं कि लड़कियों का एक सिक्स सेंस जो है काफी काम आता है, तो अगर थोड़ी सी भी फीलिंग्स ऐसी कुछ आ रही हो नेगेटिव के तौर पर, तो जरूर आप प्रिंसिपल को बताएं, ताकि उस लड़की की जो है रेगुलर तौर पर चेकिंग हो, नजर उस पर बनाई रखी जा सके, ताकि इस तरह की जो दर्दनाक घटनाएं हैं वो बिल्कुल ना आए। लेकिन आपने यहाँ पर सही एक बात को रखा भी है कि घर में जो परवरिश है या फिर स्कूल में जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक किताबी तौर पे एजुकेशन ना हो, बल्कि बच्चों को सिखाया जाए मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, आपको समाज में किस तरह का जो मर्यादाएं हैं वो चीज़ें आप सिखाएं। और वैसे भी आज के टाइम में हम देख भी रहे हैं कि बच्चों में क्या हो गया है कि आप अपनी हार को जो है बर्दाश्त
नहीं कर पाते हैं, वो करने की जो एक ताकत होती है वो बहुत कम हो गई है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स आ चुके हैं कि आपको किसी ने ना कह दिया, आप मार्क्स कम लेकर के आ गए, या आप किसी रेस में हार जाते हैं, तो आप उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस नेगेटिव चीज़ों को आप ले नहीं पाते, ये जबकि लेने की ज़रूरत होती है। और इससे क्या होता है कि बच्चे खुद में एक चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। जब बंदा किसी नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में जाता है तो बंदा नेगेटिविटी से बहुत कुछ सीखता करे ना। हाँ, तो ये ज़रूरी है, ये आपको घर में भी सिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अपनी हार को बर्दाश्त करें, किसी के ना को आप ना में लेना सीखें और ऐसी घटना को अंजाम ना दे। स्कूल में भी इस तरह की पढ़ाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तीसरी खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी है किरण। पंजाब की तीसरी खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी है। पंजाब में हथियार लाइसेंस के नियम अब सख्त कर दिए गए हैं और अब बिना ठोस खतरे के लाइसेंस नहीं मिलेगा। पंजाब में हथियार दिखावा बन चुके थे और कई लाइसेंसी हथियार अपराध में भी दिखे, इसलिए ये फैसला देरी से आया लेकिन ये जरूरी था। और बिल्कुल देखिए कि अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी ज़रूरी होगी और 8,000 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश बताती है कि सरकार अब संदेश देना चाहती है कि बंदूक शान नहीं जिम्मेदारी है। दरअसल हथियारों का लाइसेंस आराम से मिल जाता है और इसलिए गन कल्चर जो है इतनी तेज़ी के साथ पंजाब में बढ़ रहा है और इस कारण अब मजबूर होकर के सरकार ने ये सख्ती जो है वो दिखाई है कि क्या सरकार की ये सख्ती सच में गन कल्चर पर लगाम लगा पाएगी या फिर लाइसेंस देने का जो पुराना एक ढीला सिस्टम है वो कुछ समय के बाद फिर से जो है सक्रिय हो जाएगा या लौट जाएगा। मेरा कहना ना यहाँ एक सवाल है, जैसे आपने देखे होंगे पंजाब में गन कल्चर कितने गाने आए हैं, सिद्धू मूसेवाला के कितने गाने मुझे वायरल हुए थे। तो आपको क्या लगता है क्या जिन अधिकारियों की सिफारिशों से ये बरसों तक आसानी से लाइसेंस जारी होते थे, मतलब उनकी कोई जवाबदेही होगी या ठीकरा सिर्फ आम आवेदक पर फोड़ा जाएगा? नहीं, जवाबदेही बिल्कुल उनकी होनी चाहिए और मुझे लग रहा है ये जो यहाँ पर सख्ती आई है, ये जो पाबंदी आई है, ये उनके ऊपर में भी है कि आप ऐसे ही किसी को भी जो है आप लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स जो है लेने पड़ेंगे कि जब तक बहुत एक्सट्रीम खतरा आपके ऊपर में ना हो तब तक आपको लाइसेंस हम नहीं दे पाएंगे किसी भी हथियार को रखने के लिए। और ये पाबंदी एक्चुअल में आम लोगों से कहीं ज़्यादा ये पाबंदी है अधिकारियों के ऊपर में, जो अफसर हैं जो इस तरह के लाइसेंस को जो है वो बनाते हैं और देते हैं। लोगों के ऊपर में इस कानून के आने के बाद ये प्रतिबंध आने के बाद ये जरूर रहेगा कि अगर मुझे खतरा नहीं है तो मैं इतनी आसानी से लाइसेंस नहीं ले सकता। मैं जाऊं और मुझे लाइसेंस मिल जाए, ये अब नहीं होगा। ये अमेरिका का कल्चर है, ये अमेरिका तक में ही रहना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि अगर कड़ी प्रक्रिया हो जाए तो हर बंदे को लाइसेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं होना भी यही चाहिए। ये मतलब इतने इजी वे में आप हथियार दे भी नहीं सकते। देखिए इससे पहले जो हमने खबर दिखाई वो क्या था, मैंने वही आपको बताया ना कि पिस्टल उसके घर में तो मौजूद नहीं होगा क्योंकि वो आपराधिक बैकग्राउंड से नहीं आता, उसकी माँ की बातों को देख के लगता है। ये फिर पिस्टल उसको मिली कहां से, किसने प्रोवाइड कराया, जिसने प्रोवाइड कराया क्या उसके पास लाइसेंस था, यानी उसने अवैध तौर पर भी रखा होगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो। ये कई चीजें ऐसी हैं जिसको मुझे लग रहा है कि सरकार को, पुलिस को इसमें जाकर के थोड़ा सा इंटरनल जाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर नहीं मिलती बंदूक तो शायद आज वो लड़की भी होती, आज वो लड़का भी जिंदा होता, सब कुछ चीजें जो है वो सही तरीके से चल रही होती। सरकार ने, पंजाब सरकार ने जो फैसला किया, आप इसकी प्रशंसा करती हैं? एब्सोल्युटली बेहतरीन। चौथी खबर किरण जलंधर से है, जहां ईडी के सामने रणिंदर सिंह वही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह पेश हुए और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पेशी तय है। मामला विदेशी संपत्तियों और फेमा उल्लंघन का है। राजनीति में आरोप पुराने हैं पर जांच का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। भाजपा में जाने के बाद ये जांच और भी चर्चा में है। और ऐसे में देखिए हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ईडी आमने सामने पूछताछ करेगी और ये देखना होगा कि क्या ये कानूनी प्रक्रिया या फिर सियासी दबाव का हिस्सा, क्या कार्रवाई पूरी तरह से दस्तावेजों और सबूतों पर टिकी कानूनी प्रक्रिया है, या फिर देखिए राजनीतिक अगर हम कहें कि इस समय में अचानक से इसको तेज कर दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर मैं ये देख लूँ ललित जी की अगर इसके पीछे की वजह खोजी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि चुनाव नजदीक है और इसलिए शिकंजा कसने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। वो तो बीजेपी में ही है, बीजेपी में ही है, लेकिन सरकार किसकी है पंजाब में? हाँ, सरकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और ये अगर ईडी तो सेंटर का किरण, ईडी सेंटर का है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों के जरूरी है। लेकिन आपने पीछे कुछ समय पहले आपने खबरें सुनी होगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं कि अब वहां मेरी सुनी नहीं जाती। अच्छा। कहीं उसके कारण ये भी टारगेट है और मुझे लग रहा है ये सब कुछ जो है वो चुनावी
जो है समीकरणों को देखते हुए तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर लग रही हैं। तो किरण मुझे ये बताइए, जैसे ईडी के सामने पेशी होनी, और भी कई नेताओं की हमने बातें सुनी है, ईडी ने कार्रवाई की, ईडी के सामने पेश हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कोई ऐसी सख्त कार्रवाई तो होती नहीं, कोई उदाहरण बन जाए, ऐसी कोई एक सख्त कार्रवाई बताइए मुझे जो उदाहरण बन जाए। देखिए, ईडी की थोड़ी सी कार्रवाई जो है वो लंबे प्रोसेस तक जो है चीजें चलती हैं और ऐसे में थोड़ा वक्त इसमें जरूर लगता है। अभी ईडी ने हाल फिलहाल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करके राउंड रेवेन्यू कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया था कि ये प्रॉपर जो है चीजें नहीं है और इसलिए हम इसको सुनवाई के लिए नहीं जो है अपने पास रख सकते। आप कुछ समय के बाद जब प्रॉपर आपकी और जांच हो जाए तो उसमें आप आइएगा। तो यही वजह है कि कई बार और बहुत पुराना जब मामला होता है तो उसमें चीजों को खंगालने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है और यही वजह है कि ईडी थोड़े लंबे दौर तक में जो है जांच की प्रक्रियाओं को चलाती है और उसके बाद, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि चुनावी चीजें होती हैं तो उसका भी बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उठाने की कोशिश करते हैं। पंजाब की 5वीं खबर का रुख करते हैं। भारत बंद और हड़ताल की 5वीं खबर है, जहां पंजाब में पनसब कर्मियों और मिड डे मील वर्करों को काम के लिए रोका गया। मतलब हड़ताल के कारण उनका काम प्रभावित हुआ और आम जनजीवन भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। मजदूरों की मांगे नई नहीं, पर हर बार सड़क पर आना इनको मजबूर में आना पड़ता है। संवाद कमजोर है, इस कारण उनको सड़क पर आना पड़ता है। अच्छा, बातचीत नहीं होती है तो सड़कों पे आना हो जाता है। ऐसे में बसें बंद हुई हैं, स्कूलों में खाना नहीं बना है। सवाल वही है कि अस्थायी कर्मचारी कब तक स्थायी होंगे और ये भी देखना होगा कि सरकारी पहिया रुकता है तो सबसे ज़्यादा असर आम आदमी और बच्चों पर पड़ता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार समय रहते हुए बातचीत की मेज़ पर मजबूत उसको जो है तौर पर लेकर के आ पाएगी, कुछ बातचीत से बात बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संभवतः ऐसे होते हुए हम कभी नहीं देख पाते। आपको क्या लगता है जी, हड़ताल जो हुई है, जो मजदूर हड़ताल जो कर रहे हैं, इससे इनके हक इनको मिलेंगे? देखिए, हड़ताल करना इनका अधिकार है और कितनी बात बन पाती है हड़ताल के जरिए, ऐसा होते हुए हमने थोड़ा कम ही देखा है कि हड़ताल से कोई बात या प्रदर्शन से कोई बात जो है वो बन पाई हो। सरकार को जो करना होता है सरकार अपने हिसाब से करती है। मैं अभी तक के पूरे इतिहास को अगर उठा करके देखूं तो बमुश्किल कोई ऐसी चीज हुई होगी जिस पर जो है सरकार ने कभी प्रेशर इतना पड़ा हो कि काम हल हो जाए। जैसे हम कृषि कानून को देख सकते हैं कि वापस लेने की बात हो गई है। अब आपको तकरीबन 1 साल तक सड़क को जाम करना पड़ेगा, तभी संभवतः कुछ चीजें जो है हो पाएंगी। लेकिन ऐसे अगर छोटे प्रदर्शन आप करते हैं कि आपने 1, 2, 3 सांकेतिक प्रदर्शन कर लिया तो संभवतः इसका जो फल है या फिर रिजल्ट है वो बहुत कम ही। तो इसका मतलब ऐसी हड़तालों से आम लोग परेशानी होते हैं, बिल्कुल परेशानी होती है। देखिए, जो हड़ताल करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, उनका मोटो यही होता है कि आम लोगों को परेशानी, देखिए नॉट इन इंटेंशनली चीजें, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम बसें बंद करेंगे तो आम लोगों को ही परेशानी होगी। कभी भी कोई नेता मंत्री जो है वो बसों से सफर नहीं करता है, लेकिन रोका ही इसलिए जाता है कि आम लोग थोड़े परेशान होंगे तो संभवतः सरकार हमारी बात जो है वो जल्दी सुनेगी। और यही होता है, हड़ताल का मतलब ही यही है और हड़ताल किया भी इसीलिए जा। पहली खबर हरियाणा की किरण ऐसी है जो सिस्टम पे सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है। मतलब खबर की जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बताता हूँ कि खबर ऐसी है, मतलब एक इंसान ने मतलब गुजारिश की है सरकार के आगे कि मुझे सुसाइड करने का वो है जो वो दिया जाए। फतेहाबाद से ये खबर फतेहाबाद से है, जहां इंतकाल के झंझट में फंसे एक इलेक्ट्रिशियन ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग ली। और जब एक आम नागरिक को अपनी जमीन के कागज के लिए जिंदगी से हार मानने का मन हो जाए तो सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा होता है। वह दावा कर रहा है कि निजमों को दरकिनार करके उसका इंतकाल दर्ज किया गया और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और बिल्कुल देखिए कि रिश्वत के आरोप धमकी की बात अगर सच है तो प्रशासन को आईना देखना होगा, वरना समाधान शिविर सिर्फ फोटो और औपचारिकता बन करके रह जाएंगे और जनता का भरोसा यहां पर जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। क्या जमीन के कागज के लिए किसी नागरिक को इच्छा मृत्यु की बात करनी पड़े तो ये प्रशासनिक असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा नहीं तो फिर और क्या है? क्या सरकार ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी या फिर ये भी फाइलों में दब करके रह जाए? मतलब हमारा सिस्टम देखो किरण कितना गंदा हो चुका है। मतलब एक बंदे को अपना उसको वो सीधा सीधा आरोप लगा रहा है भी निजमों को दरकिनार करके इंतकाल किया गया और फिर उसकी सुनवाई नहीं हो रही और फिर उसने मजबूर होके इच्छा मृत्यु की जो है मांग कर डाली। देखिए आप,
ये हमारे देश की विडंबना ही है ललित जी की इस तरह से किसी को इच्छा मृत्यु की, जबकि हमारे कानून में और हमारे संविधान में कभी भी इस तरह से सुइसाइड या फिर इच्छा मृत्यु की मतलब बात कहना भी एक तरह से गलत हो जाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहीं होती है चीज़ें जहाँ पर मांग की जाती है कि अब बचने की संभावना नहीं है और बहुत दर्द में है कोई एक शख्स, तो ऐसे में कभी जो है मैं कह रही हूँ कि मतलब अब तक के अगर हम आज़ादी के बाद से देख ले तो शायद इक्का कोई केस होगा जिसमें इस तरह की बात आई होगी, लेकिन यहाँ पर महज इस बात के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर लेना कि जमीन के कागजात नहीं बन रहे हैं और नई चीजें, तो ये विडंबना है ये हमारे देश के लिए और यहाँ पर वाकई प्रशासनिक अधिकारियों को समझना होगा। आप देखिए कि सिस्टम में करप्शन है जो बहुत कैसे उसने अपना आधार बना लिया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है और इसको बढ़ावा जहां से मिल रहा है मुझे लग रहा है कि सरकार को उस पर जो है नकेल कसने की जरूरत पड़ जाती है और ये आंखें खोलने वाली खबर है जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी खबर हरियाणा के रोहतक से है जहां जब्त शराब बेचने, अब ये खबर सुन के आप हैरान रह जाएंगी, इसमें जो पुलिस वाले हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां शराब बेचने के आरोप में 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। जब कानून के रखवाले ही माल खाने में रखी शराब को नष्ट करने की बजाय बाजार तक पहुंचा दें तो जनता का भरोसा तो पूरी तरह हिलता ही है और कानून की साख पर भी सीधा वार होता है। और बिल्कुल देखिए एसपी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और जांच भी बिठा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी गड़बड़ी एक दिन में होती नहीं है। सिस्टम की अंदरूनी मिलीभगत की तरफ से इशारा ये साफ तौर से करती है और ये भी सोचना होगा कि कितने ऐसे मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आते हैं, चुपचाप फाइलों में दबे रह जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ 3 कर्मचारियों की गलती है या फिर मालखाना से बाजार तक की पूरी चेन में और भी चेहरे शामिल हैं जिन पर अभी भी पर्दा लगा हुआ है? और क्या हर जब्त की निगरानी के लिए कोई पारदर्शी या डिजिटल व्यवस्था बनाई जाएगी जो ऐसे मामले में समय रहते हुए चीजों को सामने ला सके? मतलब अब देखिए ना किरण, पुलिस वालों ने नजायज शराब पकड़ी है बड़े स्केल पर और उस शराब को देखिए अब पुलिस वालों ने बेचना शुरू कर दिया। अब बताइए मुझे ये क्या चल रहा है समाज में? बिल्कुल देखिए अगर हम थोड़ा सा कानून से हट करके अगर हम ह्यूमैनिटी की बात कर लें, मैं उस एंगल से भी अगर देखूं किसी को भ्रष्टाचार या फिर इस तरह से चीज़ें बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब थोड़ी पैसे की कमी होती है, जब हम अक्सर देखिए, मैं थोड़ा सा पुलिस वाले के एंगल से भी देख रही हूँ और हो सकता है कि आप लोग इस चीज को गलत भी मान लें। पंजाब और हरियाणा में पुलिसकर्मी सैलरी ठीक है। कितनी सैलरी होगी? अच्छी सैलरी है आज के महंगाई के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो कांस्टेबल भी कम से कम 50,000 सैलरी होगी। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को इस हिसाब से भी सोचे। अब पंजाब में, हरियाणा में इतनी सैलरी होगी? पंजाब में ज्यादा होगी। हाँ पंजाब में ज्यादा होगी। और हरियाणा का क्या है? ये हरियाणा की खबर है। हरियाणा में 5,000 कम होगी, इतनी कम नहीं है हरियाणा में भी। हरियाणा में भी ठीक है सैलरी, हरियाणा में भी ठीक है सैलरी। तो चलिए फिर तो ये हम पूरी तरह से इसको करप्शन का ही मसला कहेंगे और यही कहेंगे कि देखिए आप अपराध करते हैं वो अपराध है, भले ही आप पैसे की कमी की वजह से कर रहे हैं, चाहे आप किसी और चीज़ की कमी की वजह से कर रहे हैं, चाहे आप खाना खाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन चोरी भी अगर आप कर रहे हैं तो वो चोरी ही कहलाएगी। और ऐसे में इस बात को समझना है कि अपराध से दूर रहना है और पुलिस वाले ही अपराध करे तो फिर अपराधी को पकड़ेगा कौन? अब तीसरी खबर देखिए, हम जिस दिन से हमने पीटी स्कैन प्रोग्राम शुरू किया उस दिन से गैंगस्टर और रंगदारी की खबरें आ रही हैं। आज फिर रंगदारी की खबर आ गई और आज ज्यादा पंजाब से, आज हरियाणा से आ गई। देखिए हरियाणा की तीसरी खबर धमकी और रंगदारी से जुड़ी है, जहां एक पूर्व विधायक को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। जब एक जनप्रतिनिधि खुद सुरक्षा की मांग करने लगे तो आम आदमी का क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और बिल्कुल देखिए कि लगातार व्यापारियों नेताओं को ऐसे कॉल आ रहे हैं जो बताता है कि गैंग नेटवर्क सीमाओं से बाहर बैठ करके भी डर का कारोबार चला रहे हैं। पुलिस को अब सिर्फ शिकायत दर्ज करने से आगे बढ़ करके संगठित गिरोहों को जड़ तक खत्म करने की एक कोशिश करनी है, जिससे जो समाज के अंदर में एक डर है वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो सके। तो क्या हरियाणा में गैंग नेटवर्क की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं? यह आज का हमारा सवाल है। विदेश में बैठकर भी अपराधी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों को खुलेआम धमकाते हैं और क्या सरकार और पुलिस इन रंगदारी गिरोहों पर सिर्फ केस दर्ज करने तक सीमित रहेगी या फिर अब कोई ठोस कार्रवाई होगी? किरण, सवाल जहाँ पैदा ये होता है कि मतलब पुलिस जब किसी से कोई रंगदारी मांगता है तो उस पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तो मान लिया विदेश का मामला है। अब आप देखिए पंजाब में ऐसे ही लोग फोन कर देते हैं हमें करोड़ रुपया दो। लुधियाना में ऐसी कई घटनाएं हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे फोन आ जाते हैं कि हमें करोड़ रुपया दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। और कई जगह ऐसा हो भी जाता है। तो इन चीज़ों में लगाम क्यों नहीं लग रही? हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, जहाँ क्या कहेंगे आप? नहीं, एब्सोल्युटली देखिए सिस्टम में ही कहीं कमी है और
एक कहते हैं कि जड़ से ही इनको जो है वो खत्म करना चाहिए। जो बात आपने यहाँ पर कही भी है कि जड़ से इनको खत्म करना ज़रूरी हो जाता है, तो आप जड़ से ख़त्म करेंगे तभी जाकर के कुछ चीज़ें जो है वो बन पाएंगी। और युवा क्यों जा रहे हैं उस तरफ, युवा क्यों इसमें मेरा involve यही होते मैं हैं, पूछने वाला था आपको कि ये सनकी दिमाग का कारण है, जहाँ स्टेट, जहाँ जिस हालात में वो बंदा रहता है, जहाँ वहां से हालातों से मजबूर होकर बंदा ऐसा करता है। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो हालात से मजबूर होकर के कोई बंदे का मतलब इस तरह की चीजों में शख्स चला जाता है, या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि आप उस लाइन को ही चूज कर लेते हैं। कई बार होता है शॉर्टकट एक पैसे कमाने का, तो एक मुझे लगता है आज की shortcut जनरेशन इधर ही जा रही है ज्यादा। आज की जनरेशन नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती थी, और रंगदारी मांगने का सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ है। पहले की जनरेशन भी जो है चीज़ें इस तरह से रंगदारी मांगी जाती थी, उस समय भी क्राइम था, स्टिल आज भी क्राइम है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ में लगे हुए हैं, पहले के लोग भी जो है इस तरह से जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो हरियाणा की चौथी खबर के रेवाड़ी से है, जहां 11वीं के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी और एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। ये सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं, बल्कि उस दबाव की तस्वीर है जो आज के युवाओं पर चुपचाप बढ़ता जा रहा है। और देखिए कि सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन हर ऐसी घटना समाज से एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि आखिरकार बच्चों के मन की बात हम कब और कैसे सुनते हैं। स्कूल और परिवार दोनों को मिलकर के ये समझना होगा कि चुप्पी भी एक संकेत होती है, और समय रहते संवाद ही कई जिंदगियों को बचा सकता है। क्या हमारे घर और स्कूल के में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक मानसिक दबाव में अगर रहते हैं, तो क्या उनको संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे कई सवाल जो हैं वो उठने लगते हैं। ललित नहीं किरण, मुझे ये बताइए, जैसे जे इस बच्चे ने अपने फंदा लगा के सुसाइड कर लिया, तो इसका क्या, आपको क्या लगता है, माता पिता जो पेरेंट्स हैं, ये उनको अपने बच्चों से उनसे मतलब कन्वर्सेशन या संवाद की कमी के कारण भी हो सकता है जी? अब बिल्कुल यही एक वजह है, क्योंकि संवाद की कमी होती है तो आप कई बार उनकी मन की कुंठा को समझ नहीं पाते हैं, या फिर बच्चे अपने मन की बात को, कि उन्हें स्कूल में किसी तरह की परेशानी है या स्कूल से घर आते समय किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, वो अपने पेरेंट्स तक उस बात को रख नहीं पाते हैं। तो एक अगर मतलब कहते हैं कि ना बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ दोस्ती के साथ चलिए कि बच्चे सिर पे चढ़ जाए, और ना उनको डांटिए ना इतना डांटिए कि वो डर से अपनी बात को ही ना पहुंचा पाए। तो आपको बैलेंस करके जो है एक पेरेंटिंग यहाँ पर करनी होगी। और इससे भी ज़्यादा स्कूल में भी, क्योंकि कहते हैं कि घर के बाद स्कूल में ही सबसे ज़्यादा जो समय है बच्चे वहाँ पर बिताते हैं, तो स्कूल में भी टीचर्स को हर बच्चे के हाव भाव पर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तकरीबन 40 अगर बच्चे हैं तो ये कहा जाता है कि इतने बच्चों में कैसे, लेकिन आप एक एक बच्चे को जानते हैं, उनके नेचर को समझते हैं। अचानक से लगे कि बच्चे का नेचर अगर चेंज हो गया, तो संभवतः आप उसकी जानकारी जो है वो पेरेंट्स को दीजिए, बताइए कि पहले ये बहुत बोला किया करता था, आजकल ये नहीं बोलता है, तो वजह आप पता करिए। थोड़ा सा हमसे तो उतना बात नहीं करेगा, तो आप पता करिए कि आपके बेटे में मतलब क्या कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है। तो ऐसी कई चीजें हैं, अगर दोनों तरफ से हो, परिवार और स्कूल, तो संभवतः बच्चे इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से हम ये खबर जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं जी, इसमें आपको क्या लगता है, स्कूल की भी गलती है और पेरेंट्स की भी गलती है? मैं दोनों तरफ की कहूंगी कि दोनों तरफ से जो चीजें हैं वो कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि आप घर में जहां 10 से 12 13 घंटे या मान लीजिए 10-20 घंटे आप देते हैं, और उसके बाद कुछ घंटे आप स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, आप कम से कम मिनिमम मुझे लग रहा है 8 घंटे रहते होंगे, तो 8 घंटे यहाँ रह गए हैं, और वहां पर आपका समय हो गया है करीब 16 घंटे का। 16 घंटे अगर आप घर पे रहते हैं, तो ये दोनों ही जगह सबसे ज़्यादा बच्चे समय जो है वो व्यतीत करते हैं। तो इन दोनों ही जगहों पर जो है एक तरफ टीचर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक तरफ पेरेंट्स को भी ध्यान मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों पहलुओं को बैलेंस में रखे चले तो ये चीजें कम हो जाएंगी। और देखिए, अभी राजस्थान की एक खबर थी जिसने बहुत हर किसी को झकझोर करके रख दिया था। उस बच्ची ने जो है वो सुसाइड कर लिया था। वो कई बार अपने पेरेंट्स से अपनी बात को कहना चाहती है, लेकिन पेरेंट्स ने भी एक दो बार टीचर से बात की, उसके बाद सब नॉर्मल ले लिया गया। टीचर्स को भी कई बार चीज़ों की जानकारी उस बच्ची ने खुद दी कि मुझे मेरे साथ बुलिंग होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, टीचर्स ने भी। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चे की बात को आप सीरियसली लीजिए, बच्चे ऐसे ही कुछ नहीं कह जाते हैं। तो अब लास्ट खबर की बात करते हैं कि हरियाणा की पांचवी खबर हरियाणा की फतेहाबाद और रोहतक से है, जहां लूट और गैंगवार से जुड़े आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। पुलिस की कार्रवाई तेज नजर आ रही है और आरोपियों के पैर पर गोली लगना ये संकेत देता है कि संदेश सख्त है लेकिन कानून के दायरे में। और देखिए कि भाऊ गैंग और रंगदारी की लगातार घटनाएं साफ करती है कि अपराध अब संगठित रूप ले चुका है, इसलिए जवाब
भी उतना ही संगठित और रणनीतिक होना चाहिए। सवाल ये भी है कि एनकाउंटर सिर्फ एक कार्रवाई है या फिर संगठित अपराध पर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत है। क्या ये मुठभेड़ संगठित अपराध की जड़ों तक पहुंचने की शुरुआत है या सिर्फ वारदात के बाद की एक तत्कालीन कार्रवाई? तकरीबन हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मेरा यहाँ सवाल आपसे ये है, जैसे पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो पुलिस ऐसे अगर जो गैंग हैं जो समाज को अव्यवस्थित करते हैं उनको उन पे सख्त कार्रवाई करे तो ये चीज़ें क्राइम है, मुझे लगता है जो ये कम होता होता खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसा हम शुरुआत से ही डे वन से जब से हमने पीटी स्कैन की शुरुआत की है, हम तभी से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस अगर चाहे कि एक चप्पल की चोरी ना हो तो वाकई नहीं होगी चोरी। मतलब इस तरह से आप एक गिरोह को खत्म करने की बात करें, ये बनेंगे ही नहीं। इनमें अगर इतना डर हो जाए कानून लॉ को लेकर के, आप देखिए माफ कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पर कि हम अमेरिका या अन्य देशों की बात बहुत करते हैं, वहाँ साफ सफाई है या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलते हैं लोग, वहाँ एक ट्रैफिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग डरते हैं, लॉ से डरते हैं, कानून से डरते हैं। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। मतलब जो बना दिया गया रूल वो रूल है, एक नॉर्म्स बना दिया गया वो नॉर्म्स है, आपको वो फॉलो करना है। आप एक कचरा यहाँ नहीं फेंक सकते हैं। तो ये एक पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कानून है तो उसको सख्ती उसको आप भी मानिए, आप भी मानिए, और उसका पालन जो करवाने वाले पुलिस है या सिस्टम है या फिर मंत्री हैं, वो सब भी उसी तरह से जो है उसका पालन करवाए। यानी कानून का डर बहुत जरूरी है, कानून का डर होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए अगर कुछ भी गलत किया, किसी भी से भी रंगदारी मांगी, अपराध में गया तो डंडा चलेगा कानून का। तो आज के पीटी स्कैन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें साफ संकेत दिए गए हैं कि पंजाब की सियासत में समीकरण बदल रहे हैं और हरियाणा में प्रशासनिक सवाल गहराते जा रहे हैं। खबरें भले अलग हों लेकिन हर जगह भरोसे की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है और जनता जवाब चाहती है। और बिल्कुल देखिए कि राजनीति में रणनीति, प्रशासन में चुनौती और समाज में बेचैनी पर समाधान तभी निकलेगा जब जवाबदेही सच्ची होगी। इसी के साथ मुझे और ललित जी को दीजिए इजाजत। थैंक यू।